अगर आपको पता चले कि महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। साहिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल क्लियर एकदम। बताइए, नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल और नागपुर से नितिन जयराम गडकरी और भी कई नाम, बीजेपी की लिस्ट की क्या खासियत है, कहां एडजस्ट किया गया और ये मुंडे परिवार में क्या हुआ कि पंकजा को दिल्ली लाया जा रहा है? जरा विस्तार से बताइए इस लिस्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी काफी सेफ गेम खेल रही है। जिस तरीके से कर्नाटक में हमने देखा कि नाम बदल दिए उन्होंने और बड़े बड़े लोगों को उन्होंने कैंडिडेट के तौर पर उतारा है, एक कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। साफ दिख रहा है क्योंकि जितने मंत्री है, जो मंत्री रह चुके हैं, नितिन गडकरी तो ऑफकोर्स उनको तो टिकट दिया गया है, लेकिन उनके साथ साथ राव साहब दानवे, भारती पवार, कपिल पाटिल, ये सारे मंत्रियों को रिपीट किया गया है। उनको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव पे उतारा गया है। पीयूष गोयल को बहुत ही सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है। उत्तर मुंबई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जो एक जमाने में राम नाईक रिप्रेजेंट किया करते थे, गोविंदा ने उनको वहां से हराया था। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 और 19 में उर्मिला मातोंडकर 19 में सामने होने के बावजूद भी बीजेपी को 75% वोट यहां पर गिरा था। इतनी सेफ सीट बीजेपी के लिए, हालांकि शिवसेना उनके साथ में नहीं भी है, उद्धव ठाकरे उनके साथ में नहीं भी है, तब भी बीजेपी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर नॉर्थ मुंबई। तो इसकी वजह से पीयूष गोयल के लिए एकदम सेफ सीट उन्होंने रखी है ताकि उनको किसी हार का सामना ना करना पड़े। लेकिन बाकी जो लिस्ट जो हमने देखी, 20 नाम उन्होंने दिए गए। इंटरेस्टिंग मुझे इस बात का लगा कि जब पहली लिस्ट आई थी तब महाराष्ट्र में काफी बड़ी चर्चा उठी थी कि 2 पूर्व अध्यक्षों के नाम डिक्लेयर किए गए, राजनाथ सिंह और अमित शाह, लेकिन नितिन गडकरी का नाम नहीं डिक्लेयर किया गया। तो ये कहा गया बीजेपी की तरफ से अधिकृत तौर पर कि देखिए, महायुति का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो अभी तक बना नहीं है, इसके वजह से हम लोग नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। वो तो फॉर्मूला आज भी नहीं बना है, लेकिन उसके बावजूद 20 नाम डिक्लेयर करने पड़े। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि इसका असर, क्योंकि उसके तुरंत बाद, फर्स्ट लिस्ट के बाद उद्धव ठाकरे का बयान आया कि नितिन गडकरी को महाविकास आघाड़ी के साथ आना चाहिए। वो तो बेसिकली हम कहते हैं ना, पोकिंग कर रहे थे एक तरीके से, उस पर कोई ज्यादा सीरियस वाली बात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक परसेप्शन इस तरीके से बन रहा था कि नितिन गडकरी को जानबूझकर उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया गया ताकि वो ए लिस्टर नहीं है, ये मैसेज वहां पर चला जाए। उसके 2 दिन पहले वहां पर बीजेपी के ऑब्जर्वर्स गए हुए थे नागपुर में, और वहां पर उन्होंने सवाल पूछा। जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी ने ऑब्जर्वर भेजे हुए थे, हिमांशु को भी पता होगा, पूछने के लिए कि भाई कौन कैंडिडेट होना चाहिए। और जब ये नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उन्होंने पूछा तो वहां के लोगों ने सवाल उठाए, वहां के कार्यकर्ताओं ने, कि क्या ये कवायद आपने लखनऊ में की है, क्या ये कवायद आपने गांधीनगर में की है? अगर नहीं की है तो नागपुर में ये कवायद क्यों की जा रही है कि जब नितिन गडकरी सामने दिख रहे हैं तब आप यहां पर आकर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? खैर, उसके बाद अब ये 20 नामों की लिस्ट आ गई उसमें, लेकिन जो लिस्ट में देख रहा हूं बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हुए। मैक्सिमम नाम जो यहां पर दिख रहे हैं, हिना गावित, सुभाष भामरे फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, एमओएस डिफेंस रह चुके हैं, उनको टिकट वहां पर वापस दिया गया है। 14 और 19 पे भी वो टिकट उन्होंने दिया था। रक्षा खड़से, एकनाथ खड़से, बीजेपी। हंसराज अहीर का टिकट क्यों कटा चंद्रपुर से? मैं हंसराज अहीर पर आता हूं, हंसराज अहीर पर मैं आता हूं, उस पर वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। रक्षा खड़से, एकनाथ खड़से, जो उनके वो असलियत में बीजेपी के बहुत बड़े नेता महाराष्ट्र के हुआ करते थे। देवेंद्र फडणवीस के साथ झगड़ा करके वो एनसीपी में चले गए, लेकिन उनकी डॉटर इन लॉ है रक्षा खड़से, उनका टिकट 14 में उनको दिया था, 19 में उनको दिया था, 24 में भी उनको रिपीट किया गया है। अनूप धोत्रे, वहां के जो संजय धोत्रे जो बीजेपी के सांसद थे, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। बाहर तो परिवारवाद की भाषा हो सकती है, लेकिन अकोला के लिए खास करके उनको उनके बेटे को यहां पर टिकट दिया गया, अनूप धोत्रे को टिकट दिया गया। रामदास तड़स रिपीट किया गया है। अब आते हैं सुधीर मुनगंटीवार, जिनको चंद्रपुर से उतारा गया। सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र के एक बड़े नेता है, मंत्री है आज की स्थिति में कैबिनेट में, पिछले देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुधीर मुनगंटीवार की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हंसराज अहीर को कम वोट पड़े थे, वहां पर बीजेपी लॉस में थी, और इसी के वजह से हंसराज अहीर चुनाव हार गए थे। और बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि महाराष्ट्र में सारी सीटें बीजेपी जीत पाई सिवाय चंद्रपुर के, जहां पर कांग्रेस जीती। कांग्रेस की एकमेव जीत यहां पर थी। मतलब एक तरीके से निकाला गया कि हंसराज अहीर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, और ऐसे उसके चलते इस बार सुधीर मुनगंटीवार को, कि जिनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हंसराज अहीर माइनस में थे,
उन्हें कहा गया कि अब आप वहां पर चुनाव लड़ेंगे और आप अब लोकसभा में आएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी के नेता को कहा जाता है ना कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो वो ये कहने लगता है कि अच्छा, मतलब आप मुझे स्टेट पॉलिटिक्स से बाहर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब मुझे पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा करने लायक बचा नहीं है। ये वो कहने लगता है। सुधीर मुनगंटीवार ने 2 दिन पहले ये बात कही थी कि अरे आप मुझे रिटायर करना चाहते हैं क्या, मुझे दिल्ली भेजकर, मुझे तो यहां पर महाराष्ट्र में बहुत काम करना है, लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया गया है, उनको वापस चुनाव लड़ना है। तो बाकी जो नाम चेंज किए गए, जैसे मुंबई में खास करके 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, दोनों सीटों पर नाम चेंज किए गए। एक तो गोपाल शेट्टी जो उत्तर मुंबई के सांसद थे, ऑफकोर्स पीयूष गोयल को एडजस्ट करना था, तो जाहिर सी बात है सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में गोपाल शेट्टी को हटाया गया। वहां पर जो ऑब्जर्वर गए थे 99% लोगों ने कहा था कि गोपाल शेट्टी को टिकट देना चाहिए। राम नाईक भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने भी कहा था कि गोपाल शेट्टी को टिकट देना चाहिए, लेकिन गोपाल शेट्टी का टिकट काट के पीयूष गोयल को टिकट दिया गया। नॉर्थ ईस्ट मुंबई जो सीट है, वहां पर किरीट सोमैया आस लगाए बैठे थे कि शायद उन्हें टिकट मिले, लेकिन वहां भी जो मौजूदा सांसद है उनका टिकट काटकर मिहिर कोटेचा को टिकट दिया गया। अब बीजेपी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह आ गई है कि दोनों जो कैंडिडेट अब तक उन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो नॉन मराठी कैंडिडेट है। अब जो तीसरा कैंडिडेट डिक्लेयर करना पड़ेगा, 4 सीटें बीजेपी लड़ना चाहती है, वो कम से कम मराठी कैंडिडेट होना चाहिए। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है ना कि नॉर्थ सेंट्रल मुंबई जो पिछली बार और 14 में भी बीजेपी जीती थी, वहां पर पूनम महाजन जीत कर आई थी, उनका नाम फर्स्ट लिस्ट में डिक्लेयर नहीं किया गया। इसका साफ मतलब निकलता है कि उस सीट पर क्या पूनम महाजन को टिकट देना चाहिए, क्या दूसरा कैंडिडेट रखना चाहिए, या सामने वाला कौन लड़ता है उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि कैंडिडेट कौन होगा। तो ये एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात मुझे यहां पर दिखाई दी है। और मैं जब कहता हूं ना कि सेफ लड़ने का उन्होंने सोचा है, वो इसलिए मुझे लगता है कभी कभी कि जैसे पुणे जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी, पुणे में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में वो जो बीजेपी का गढ़ था, जो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर वहां पर बीजेपी को हराया, जिसके वजह से अब बीजेपी को लगता है कि पुणे में हमें सेफ खेलने की जरूरत है। वहां पर सुनील देवधर, जिन्होंने त्रिपुरा जितवाया था बीजेपी को, वहां के इंचार्ज थे, उसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश उनको भेजा गया था, वो पुणे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले कुछ दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको शायद टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। वहां पर जो बीजेपी के नेता सालों से काम कर रहे हैं, जो पुणे के फॉर्मर मेयर भी है बीजेपी के, मुरलीधर मोहोल, उनको टिकट दिया गया ताकि अगर सुनील देवधर को टिकट देने की वजह से पार्टी के भीतर अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसका झटका इनको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी एक बार फिर वहां पर साथ में लड़ेगी, कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पर आएगा। ऐसी स्थिति में सेफ बनाए रखे, सेफ खेलिए। जहां पर आपको लगता है कि पिच में गड़बड़ी है, वहां पर अपने जो पुराने बल्लेबाज है उनको लेके आओ, उनको पता है कि यहां पर किस तरीके से खेला जाता है, उनको यहां पर उतारा गया है। तो 20 जो नाम डिक्लेयर किए गए हैं, उसमें जो नाम चेंज भी किए गए हैं, उसमें या तो आपने कोई ऐसा कैंडिडेट दिया है कि जो वहां पर पहले से था, पुणे में तो उनको कैंडिडेट बदलना ही पड़ा था क्योंकि वहां के सांसद, उनका निधन हो गया था, और वहां का उपचुनाव भी पिछले 6 महीने से बीजेपी ने लेने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। अदालत ने पूछा भी था इलेक्शन कमीशन को कि आप वहां पर चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास कुछ जवाब था नहीं। अब जाके सीधा डायरेक्ट चुनाव वहां पर हो रहा है, वहां पर देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर अब 27 सीटें बीजेपी ने यहां खाली रखी है महाराष्ट्र में। बारामती की सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि अजित पवार की पत्नी वहां से लड़ेगी। यह सीट भी पिछली बार बीजेपी ने लड़ी थी वहां पर, तो यहां से एनसीपी ने सीट डिक्लेयर कर दी। अब 27 सीटों के बीच में बीजेपी की जो भी सीटें बची होगी वो शिवसेना की सीट और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी, इन्हें आपस में अब तय करना है कि इन 27 सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए। शिवसेना के नेता चाहते हैं, वो फॉर्मूला अभी फाइनल नहीं है क्या 31-13-4 वाला? नहीं, अभी कोई फॉर्मूला फाइनल नहीं है। देखिए, ये 20 सीटें बीजेपी ने सोच के रखा था कि ये किसी भी हालत में हमारे पास रहेगी। उन सीटों पर उन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया कि हमारे कैंडिडेट कौन रहेंगे। अब बाकी 27 सीटों पर लेन देन होगा। कुछ सीटें जैसे नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट है, उत्तर पश्चिम मुंबई जिसको कहते हैं, उस सीट पर वो शिवसेना की सीट है, वहां के सांसद एकनाथ शिंदे के साथ है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमको वहां पर उम्मीदवार हमारा डालना चाहिए, मुंबई में ज्यादा से ज्यादा हमारे उम्मीदवार होने चाहिए। देखिए, संक्षेप में अगर मैं एक बात रखूं तो बीजेपी ने 2014 और 19 में यह देखा कि अब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में शिवसेना की सीटें बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह था कि मोदी मैजिक बीजेपी के साथ में था।
और उसके बावजूद भी वो अपनी सीटें महाराष्ट्र में बढ़ा नहीं पाए। जितनी सीटें वो 2004, 9 या 99 या 1995 या 1995 में जितनी सीट, 96 में जितनी सीटें लड़ रहे थे, उतनी सीटें 14 और 19 में उनको लड़नी पड़ी थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे कहते थे कि हमारी सीटें कम नहीं होगी। अब उन्हें गोल्डन चांस मिला है कि भाई अब हम लोग शिंदे को कह सकते हैं कि भाई आप 3 सीटें कम लो, आप अजित पवार को कह सकते हैं कि भाई 2 सीटें तुमको कम मिलेगी, हमें 25 की सीटें 27-28 तक लड़ानी है। तो टैली जो उनको अपनी सुधारनी है महाराष्ट्र में, उसका मौका उनको मिला है। तो इसीलिए मुंबई में वो ज्यादा सीटें मांगना चाहते हैं, 1-2 सीटें वो मराठवाड़ा में ज्यादा मांगना चाहते हैं, विदर्भ में 1-8 सीट अगर उनको एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो वहां पर चाहते हैं, ताकि उनकी जो ओवरऑल टैली है वो बढ़े। क्योंकि अभी बाकी जगह पे उनको बढ़ने का चांस नहीं है, महाराष्ट्र में उनकी सीटें बढ़ने का चांस है, तो वो उठाना चाहते हैं। साहिल जी, आखिरी सवाल, बहुत बड़ा क्लीशे सवाल है पर मुझे प्रिय है, किसकी चली टिकट वितरण में? देखो ऐसा है, मैंने तुमको जैसे बताया कि ज्यादा टिकट में चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि सब लोग ने सेफ खेला है, रिस्क नहीं लिया है किसी ने। जब रिस्क ली जाती है तब किसी ना किसी की चलती है, तब आप बोल सकते हो कि भाई ये मेरा आदमी, इसको उतारो करके। टिकट बंटवारे में सीधा सीधा ये देखा गया है कि विनेबिलिटी क्या है, और अगर इसकी विनेबिलिटी है तो इसको खराब मत करो। अभी क्या कहते हैं कि रिस्क लेने का समय नहीं है, अभी एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। जो ठीक ठाक है उसको उतारो, ज्यादा रिस्क मत लो और उसी तरीके से चलाए। तो देखिए, अगर कुछ बदलाव हुए होते तो हम कह सकते कि भाई इसकी चलिए उसकी नहीं चलिए, लेकिन बदलाव नहीं हुए हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि सेफ खेला गया है, सेफ्टी पर ज्यादा भरोसा रखा गया। थैंक यू साहिल जी। हिमांशु जी, एक टिप्पणी महाराष्ट्र की बीजेपी की लिस्ट पे। जो साहिल कह रहे हैं ना कि किसी की चली नहीं, क्योंकि बीजेपी बहुत सेफ खेलना चाहती है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने सेफ ही खेला। 51 में जो उम्मीदवार उतारे, जितने सिटिंग थे, सौरभ जी, एक की सीट नहीं बदली, ना हटाया, काटी, कुछ नहीं किया। सेम गेम जो है वो महाराष्ट्र में किया। जो जीत सकता है उसको टिकट दीजिए, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। और महाराष्ट्र तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त बहुत ही क्रूशल स्टेट है। साहिल भी ये बात कह रहे हैं कि शिंदे का जो शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है, उसमें उतनी ताकत नहीं है। वो साथ तो जरूर हैं, लेकिन वो ताकत नहीं है जो उद्धव के पास है या शरद पवार के पास अभी भी है। और इसी कारण से आप देखें, जहां पे उनको लगता है कि तलवार चला देनी चाहिए तो पूरी चलती है। 20 में से 11 आउट कर्नाटक में, और जहां आपको लगेगा कि टिकट देनी चाहिए वहां टिकट दे दी जाती है, क्योंकि विनेबिलिटी फैक्टर है। दावनगिर में जीएम सिद्धेश्वर आए, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया।